हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी। सो उसमें हमने देखो लैंड डिस्कस कर लिया, सॉइल डिस्कस कर लिया, वाटर डिस्कस कर लिया। तो आज हम करेंगे डिस्कस नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन। सो नेचुरल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू नेचर। रिलेटेड टू नेचर जो हमें वेजिटेशन मिलती है, रिलेटेड टू नेचर जो भी हमें प्लांट्स मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल वेजिटेशन के अंडर कवर करते हैं। जैसे कि जूट, ठीक है, जो जूट से हैंडबैग्स वगैरह बनाए जाते हैं। सो जूट इज़ अ नेचुरल वेजिटेशन, वो हमें प्लांट से मिलता है। कॉटन, ठीक है, कॉटन वो भी प्लांट से मिलता है हमें। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्लांट्स से मिलती हैं और वो नेचुरल वेजिटेशन के अंदर कवर होती हैं। ठीक है, सो इवन एनिमल्स से भी हमें बहुत सारी, इवन इंसेक्ट्स से, आपने मेरे ख्याल से आपने साइंस में पढ़ा है कि भाई सिल्क फाइबर्स सिल्क वॉर्म से मिलते हैं। ठीक है, सो इस तरह से मतलब बहुत सारी ऐसी वेजिटेशन है जो हमको कुदरत देती है। ठीक है, जो मैनमेड नहीं है, सिंथेटिक नहीं है, सिंथेटिक भी हैं पर जो नेचुरल हैं, ऐसी बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं जो हमें कुदरत दे रही है। तो नेचुरल वेजिटेशन, सो नेचुरल वेजिटेशन के अंदर हम पढ़ेंगे पेज नंबर 17 पे। सो पेज नंबर 17 पे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ टॉपिक है, नीचे आ जाते हैं। सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। अच्छा, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब पेड़ पौधे, प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब, सब कुछ, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू प्लांट्स, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। और वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। ठीक है, सो हमारे अलावा सारे, ठीक है, मतलब हम ह्यूमंस हैं, सो हम भी एक्चुअली मतलब हम एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, पर अगर वाइल्ड लाइफ की बात किया जाए तो हम एनिमल्स उसमें नहीं आते हैं। ठीक है, सो वाइल्ड लाइफ मतलब रिलेटेड टू ऑल द एनिमल्स और वेजिटेशन इज रिलेटेड टू प्लांट्स। सो बायोस्फीयर किसे कहा जाता है? बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट, मतलब बायोस्फीयर में ही नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ मिलेगी आपको। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर आपने चैप्टर नंबर 1 में बायोस्फीयर क्या है? फोर्थ स्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट स्फीयर है जो तीनों स्फीयर्स के मिलने से बनता है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों के मिलने से जो चौथा स्फीयर बनता है बायोस्फीयर, और यही बायोस्फीयर में ही नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। ठीक है, सो इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नॉन एज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम सारे लिविंग बीइंग्स एक दूसरे पे हमारे जीवन के लिए निर्भर हैं। ठीक है, सो इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। सो डिफाइन, पहला क्वेश्चन, डिफाइन एन इकोसिस्टम। सो आंसर क्या लिखेंगे? पेज नंबर 17 पे, पेज नंबर 17 पे लास्ट पैराग्राफ, फोर्थ लाइन। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ की फोर्थ लाइन है, इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। बायोस्फीयर में जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो मतलब जिनमें जो जी रहे हैं, ठीक है, जिनमें श्वास है, ठीक है, जिनमें जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सो सारे लिविंग बीइंग्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। सो दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम, और इसी को ही क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है। ठीक है, सो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, अगर वेजिटेशन प्लांट्स की बात करो और वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स की बात करो, सो ये दोनों बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। वैल्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब इनमें बहुत मतलब ये वैल्यू रखते हैं हमारे लिए। ठीक है, सो प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स है सारा। प्लांट क्या क्या देते हैं हमें? टिम्बर, टिम्बर का मतलब लकड़ा वगैरह।
शेल्टर, ऑक्सीजन, प्रोटेक्ट सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स, हमने पढ़ा था शेल्टर बेल्ट्स की तरह, भाई मिट्टी उड़े नहीं इसीलिए। इसके बाद हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, प्लांट्स की वजह से भी पानी स्टोर होता है अंदर। फ्रूट्स देते हैं, नट्स देते हैं। लेटेक्स भी एक प्लांट की छाल में पार्ट होता है, लेटेक्स गम वगैरह बनाने में काम आता है। टर्पेंटाइल ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर, ठीक है। सो प्लांट्स के ये सारे यूजेस हैं। सो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, write the uses of plants। तो आंसर, ठीक है, प्लांट्स के यूजेस लिखने हैं। सो पेज नंबर 17 पे लास्ट 4th लाइन से, ठीक है, पेज नंबर 17 लास्ट 4th लाइन, ठीक है, लास्ट 4th लाइन से पेज नंबर 17। प्लांट प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइल ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर, ठीक है, पेपर तक लिखेंगे, पेपर, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, पेज नंबर 17 पे 4th लास्ट लाइन है, लास्ट 4th लाइन प्लांट्स से चालू करेंगे। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, यहाँ से चालू करेंगे और कहाँ तक लिखेंगे, सारा पेपर तक लिखेंगे। नेक्स्ट वाला पैराग्राफ देखो, इसमें अच्छा इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं प्लांट्स के, यहाँ तो हमने कुछ ही लिखे, इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। वाइल्ड लाइफ में कौन कौन आता है, वाइल्ड लाइफ जो टॉपिक है वाइल्ड लाइफ, उसमें कौन कौन आता है। सो वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आती हैं, एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ मतलब पानी में रहने वाले जीव, एक्वेटिक मतलब रिलेटेड टू वाटर, लाइफ मतलब पानी में रहने वाले जीव, मतलब फिश, ऑक्टोपस, स्टारफिश, ये सब, ठीक है। सो व्हाट डज वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स। सो आंसर, वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आता है। सो पेज नंबर 18 पे सेकेंड पैराग्राफ, पेज नंबर 18 में सेकेंड पैराग्राफ में कहाँ से स्टार्ट होगा आंसर, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, यहाँ तक वाइल्ड लाइफ से लेके फॉर्म्स तक। सो वाइल्ड लाइफ फॉर्म्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द यूजेस ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये वाइल्ड लाइफ का हमारे पे मतलब वाइल्ड लाइफ किस काम की, एनिमल्स किस काम के हमारे। सो राइट द यूजेस ऑफ वाइल्ड लाइफ। सो वाइल्ड लाइफ का क्या यूज है हमारी लाइफ में। सो आंसर पेज नंबर 18, वाइल्ड लाइफ का आंसर यूजेस, जैसे प्लांट के यूजेस लिखे सो वैसे हम वाइल्ड लाइफ के भी यूजेस लिखेंगे। सो वाइल्ड लाइफ का क्या यूज है हमारी लाइफ में। सो वाइल्ड लाइफ पेज नंबर 18 पे सेकेंड पैराग्राफ में 3rd लाइन, दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स, हाइड्स का मतलब छाल, उनकी छाल भी यूज करते हैं हम, मतलब शीप की चमड़ी यूज करी जाती है ना, और स्नेक्स की चमड़ी, टाइगर, ऐसे चमड़ियाँ भी यूज होती हैं। सो वाइल्ड दे प्रोवाइड अस से चालू करोगे पेज नंबर 18 पे, ये सब आपको लिखना है। यहाँ ये मैं आपको पैराग्राफ पेज नंबर लिखा रही हूँ, पर आपको पूरा आंसर अच्छे से लिखना है, पॉइंट्स में करके लिखना है। सेकेंड पैराग्राफ में दे प्रोवाइड अस मिल्क, 3rd लाइन से, ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ में 3rd लाइन,
They provide us milk, meat, hides, they provide us milk, meat, hides and wool. Insects like bees provide us honey, help in pollination of flowers and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. The birds feed on insects and act as decomposers as well. अच्छा, बर्ड्स क्या करती हैं? इंसेक्ट खाती हैं और वो डिकम्पोजिशन का भी काम करती हैं. डिकम्पोजिशन मतलब जो मरे हुए, जो मर जाते हैं प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं. प्लांट्स मतलब मरना, मतलब या एनिमल्स मर जाते हैं तो बर्ड्स क्या करती हैं, उनमें जैसे जाके चोंच मारती हैं तो वो क्या करती है, उसे डिकम्पोज करती है. डिकम्पोज मतलब उसमें से जो भी पोषण है वो लेती हैं और बाकी वो जो भी है वो मिट्टी में फिर पूरा घुल जाता है. मतलब एनिमल्स वगैरह मरते हैं सो बर्ड्स उन पे ऐसे डिकम्पोज करती हैं. वो बर्ड्स डिकम्पोजर का भी काम करती हैं. स्पेशली वल्चर्स. वल्चर्स वो बहुत बड़े प्राणी होते हैं. ये यहाँ आपकी इसमें बने भी हुए हैं. ये देखो, ये वल्चर्स हैं. सो ये वल्चर्स तो स्पेशली ये वल्चर्स खाते ही मतलब डेड है, उनका काम ही है डेड को खाना. सो इन्हें स्कैवेंजर कहा जाता है. स्कैवेंजर मतलब जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स नहीं, डेड एनिमल्स पे जो मतलब डेड लिविंग बींग्स पे जो उसका खाना ही डेड लिविंग बींग्स है. वो खुद नहीं मारता है पर मरा हुआ उसका खाना है. ठीक है. सो स्कैवेंजर है एंड कंसिडर्ड अ वाइटर. तो क्योंकि ये मरे हुए को खाता है, जैसे कहीं पर कोई जानवर या कुछ मर गया सो उसका खाना वल्चर का वही है. सो इस तरह से एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है, वरना बदबू हो और सब हो, पर वो मतलब धीरे धीरे खा जाता है. सो उससे क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है. सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम. भले छोटा हो बड़ा एनिमल, जैसे छोटी सी बर्ड हो, बड़ा सा एनिमल हो, सब यूजफुल है हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने के लिए. सो इसका आंसर कहाँ से लिखेंगे? दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स and wool. Next point, insects like bees provide us honey, help in pollination of flowers and have an important role play as decomposers. इंसेक्ट्स भी डिकम्पोजर का रोल प्ले करती है. इवन छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो भी मरी हुई चीज़ों पे एक्ट करते हैं, वो भी डिकम्पोज करते हैं. ठीक है. द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज वेल एज डिकम्पोजर्स. वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक का मतलब डेड लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक का मतलब काऊ, बफेलो, सारे ऐसे मिल्क गिविंग एनिमल्स. वैसे लाइव स्टॉक इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लीजनर ऑफ द इन्वायरमेंट. वाइटल क्लीजनर ऑफ द इन्वायरमेंट, यहाँ तक लिखेंगे इन्वायरमेंट. ठीक है. सो सारे एनिमल्स काम के हैं, छोटे हो कि बड़े, सारे हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. अभी देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन देखो, अभी एनिमल्स का यहाँ खत्म हुआ. हमने वेजिटेशन की बात की. वो वेजिटेशन क्या है हमने वो डिस्कस कर लिया. ठीक है. हमने भाई वेजिटेशन है क्या, ठीक है, वेजिटेशन के यूजेस क्या हैं भाई, वेजिटेशन है क्या, वेजिटेशन के यूजेस क्या हैं, फिर वाइल्ड लाइफ के यूजेस क्या हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया. अब हम पढ़ते हैं वेजिटेशन कहाँ कहाँ पाई जाती है, कैसी वेजिटेशन कहाँ कहाँ, प्लांट्स कैसे प्लांट्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. सारी जगह तो सेम नहीं होती है, हर जगह अलग प्लांट्स उगते हैं. ठीक है. अगर कहीं देखो तो कहीं कोई प्लांट ज़्यादा उगता है, किसी रीजन में देखो तो वहाँ कोई प्लांट ज़्यादा उगता है. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. सो वेजिटेशन को कैसे डिवाइड किया गया है. So the growth of vegetation depends primarily on temperature and moisture. किसी भी जगह पे कौन सा प्लांट उगेगा किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे. टेम्परेचर मतलब भाई जगह वहाँ ठंडी गर्मी क्या है, मॉइस्चर मतलब गीलापन, भाई बारिश कितनी है. ठीक है. सो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे ही सब कुछ डिपेंड, मॉइस्चर पे ही डिपेंड करता है. द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज. मेजर वेजिटेशन किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं पूरी दुनिया में, किस किस तरह के प्लांट्स हैं. तो पहला फॉरेस्ट, दूसरा ग्रासलैंड, तीसरा स्क्रब और चौथा है टुंड्रा. ठीक है.
सो इस तरह से ये 4 वेजिटेशंस हैं वर्ल्ड में, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब, टुंड्रा। ठीक है। सो हैवी रेनफॉल में, जहाँ हैवी रेनफॉल होती है वहाँ बड़े बड़े ट्रीज पाए जाते हैं। सो मतलब जहाँ ज़्यादा बारिश वहाँ बहुत सारे ट्रीज। सो अगर जहाँ कम मॉइस्चर है, जहाँ गीलापन कम है, वहाँ छोटे ट्रीज पाए जाते हैं। और जहाँ माप की रेनफॉल होती है, कम रेनफॉल होती है, वहाँ घास उगती है, ग्रासलैंड होती है। और जो थ्रॉनी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रोन इन, जहाँ कांटेदार प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर बिल्कुल कम होता है। और मॉसेस और लिचन्स ये प्लांट्स ठंडी जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है। सो ये जो 4 वेजिटेशन है वो अलग अलग जगहों पे पाई जाती है। मैं आपको थोड़ा सा ये फ्लो चार्ट की मदद से बता देती हूँ कि भाई वेजिटेशन, भाई जो प्लांट्स हैं वो कैसे डिवाइड किए जाते हैं। सो देखो, जो वेजिटेशन टाइप है, दुनिया की जो वेजिटेशन टाइप है, सो कितने टाइप की है वेजिटेशन? टोटल है 4 टाइप्स की। ठीक है, टोटल 4 टाइप्स की वेजिटेशन है। सो पहला है फॉरेस्ट, और दूसरा है ग्रासलैंड्स, तीसरा है स्क्रब्स, और चौथा है टुंड्रा। ठीक है। सो इस तरह से वेजिटेशन 4 टाइप की है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा। ठीक है। सो फॉरेस्ट में क्या है? जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कैसे उगते हैं? सो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। ठीक है। फिर इसके बाद फॉरेस्ट के बाद ग्रासलैंड्स में कम, मतलब रेनफॉल कम होती है तो छोटी छोटी ग्रास उगती है। फिर स्क्रब्स क्या है? स्क्रब्स मतलब कांटेदार प्लांट्स। ठीक है, एकदम कांटेदार प्लांट्स, थॉर्नी बुशेस बोलते हैं। सो यहाँ पे भी इस तरह से बहुत कम रेनफॉल होती है। और टुंड्रा क्या है? ये लास्ट में टुंड्रा मतलब जो ठंडी वाले, फुल ठंड वाले जगह है, जैसे जिनको हम पोलार रीजन्स बोलते हैं। सो वहाँ पे ज़्यादा क्या उगता है? मॉसेस और लिचन्स। ठीक है, यहाँ का एग्जाम्पल है मॉसेस एंड लिचन्स। यहाँ बहुत मॉसेस एंड लिचन्स उगते हैं। ठीक है। और इवन इस तरह से जो ये 4 में वेजिटेशन डिवाइड की गई है। इसके बाद फॉरेस्ट को भी एवरग्रीन और डिसिडियस में डिवाइड किया गया है। फॉरेस्ट को फिर से 2 में डिवाइड किया गया है। ये जो मैं बना रही हूँ आपके लिए माइंड में, इससे आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई वेजिटेशन जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी प्लांट्स हैं कैसे डिवाइड होते हैं। सो ये 4 में डिवाइड होगा, फॉरेस्ट फिर से 2 में डिवाइड होगा, एवरग्रीन और डेसिडियस में। ठीक है। सो ये एवरग्रीन हुआ और ये हुआ डेसिडियस। ठीक है। ठीक है। सो एवरग्रीन भाई ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स, मतलब उनके पत्ते कब झड़ते हैं। ये कैसे भाई पत्ते कब झड़ते हैं, उस पे ये फॉरेस्ट डिवाइड होते हैं। सो मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट अपने उसके पत्ते नहीं झड़ते। एवरग्रीन फॉरेस्ट की खासियत क्या है? दे डू नॉट शेड देयर लीव्स, टूटते नहीं है। दे डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ आप कभी नहीं देखोगे कि एक साथ पूरा खाली हो गया, सारे पत्ते एक साथ नहीं झड़ते हैं। डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर, इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। और डेसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर लीव सीजन। ठीक है। और जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वो क्या करते हैं? शेड देयर लीव्स, अपने उनके पत्ते कब झड़ते हैं? दे शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन टू
कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन, मतलब जो मतलब पत्ते का एक सीजन में इनके झड़ते हैं कि भाई जो इनका मॉइस्चर लॉस हो जाता है, मतलब मॉइस्चर जो नमी गुम हो जाती है। नमी क्यों? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। सो जो इनकी नमी चली जाती है उसको बचाए रखने के लिए वो एक ही टाइम पे सारे पत्ते दे देते हैं कि भाई फिर नए अच्छे हैं, ठीक है। सो both type of forest are further classified as tropical or temperate based on their location. You have learned in detail about various forest types, their distribution and animal association in the previous class. Today there are more than people. और आगे भी फिर इन प्लांट्स को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड में। बोथ टाइप ऑफ फॉरेस्ट ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड, ठीक है। फिर आगे भी डिवाइड होते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड में, ठीक है। सो इस तरह से जो हमने क्या पढ़ा अभी हमने वेजिटेशन का क्लासिफिकेशन पढ़ा। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स, टुंड्रा। फॉरेस्ट हाई हैवी रेनफॉल या मॉडरेट रेनफॉल या सबसे लेस रेनफॉल, और यहाँ बिल्कुल पोलर रीजन ठंडी वाला इलाका। और फिर फॉरेस्ट डिवाइडेड होते हैं दो में, एवरग्रीन और डिसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहते हैं, सारे पत्ते एक साथ झड़ते ही नहीं हैं। डिसिडियस एक साथ सारे पत्ते झड़ा देता है क्योंकि यहाँ पानी कम होता है, इनके पास रेनफॉल कम होती है। सो ये लोग अपना जो वाटर लॉस को बचाने के लिए एक साथ पत्ते झड़ा देते हैं और फिर एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। सो टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। To feed growing number, large areas of forest and forest cover all over the world is vanishing. Urgent need to conserve. देखो आज जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसे नॉन स्टॉप आबादी बढ़ रही है। सो आबादी बढ़ने के कारण जो है ये फॉरेस्ट का अभी नाश हो रहा है क्योंकि लोगों को खाना चाहिए और लोग यहाँ पे इन फॉरेस्ट को रिमूव करके यहीं वेजिटेशन कर रहे हैं। सो ये जो मतलब बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है फॉरेस्ट पे। सो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो अब हम इन्हें कंजर्व कैसे करें, हम बचाएं कैसे। सो हाउ कैन वी कंजर्व वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पेज नंबर 19 पे लास्ट, कंजर्वेशन बचाएं कैसे। देखो हमने हर टॉपिक पढ़ा, हर टॉपिक की इंपॉर्टेंस पढ़ के फिर लास्ट में हमने कंजर्वेशन ज़रूर पढ़ा कि उन चीज़ों को बचाएं कैसे। सो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ, जो फॉरेस्ट है वो हमारी दौलत है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स हमें शेल्टर देते हैं और वो साथ में प्लांट्स और एनिमल्स इकोसिस्टम बनाते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटर कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर कुछ करेंगे, हम प्लांट्स या एनिमल्स के साथ हम छेड़खानी करेंगे सो वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। इसी चक्कर में बहुत सारे एनिमल्स लिप्त हो रहे हैं, मतलब गायब हो रहे हैं प्रकृति से। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन और नेचुरल है, मतलब ह्यूमन भी है नेचुरल भी है, जिनसे ये सोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। पोचिंग का मतलब क्या होता है, POACHING। पोचिंग मतलब एनिमल्स का कारोबार करना, ठीक है। सो एनिमल्स को मारते हैं, और क्यों मारते हैं, उनकी चमड़ी के लिए, उनके मीट के लिए उन्हें मारा जाता है। द एनिमल्स आर पोस्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड, स्किन, नेल्स। उनकी एक एक चीज़ बिकती है, उनके नाखून, उनकी खाल, ठीक है। सो उसे पोचिंग कहते हैं, ठीक है। ये इलीगल है, पोचिंग लीगल नहीं है। आप एनिमल्स को ये सारी उनकी चीज़ें, मतलब आप उनकी खाल, उनके नाखून, इनसे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सो बहुत ये मतलब उनके टीथ, उनके हॉर्न ऐसे दिखते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसेरस, स्नो लियोपार्ड्स, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक। इन सारे एनिमल्स को इनकी जो ये सारी पिकॉक के पास फैदर है, टाइगर के पास उसकी चमड़ी है, एलिफेंट के पास उसका ये मतलब जो इसके वो दांत होते हैं, ठीक है, उनके पीछे उनको पोच किया जाता है। डियर को भी पोच किया जाता है उसकी चमड़ी के लिए। सो इस तरह से इन एनिमल्स को, इनकी क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल को भी पोच।
सो ये सारे एनिमल्स को पोच किया जाता है, मतलब ब्लैक बक, ठीक है, काला हिरण, चिंकारा नहीं, ये सलमान खान ने शिकार किया था, आज तक फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बैन है, इलीगल है, पोचिंग इज इलीगल, ठीक है। सो इस तरह से मतलब इन सबको हमें बचाना है, इन सबको हमें बचाना है, इन सब की पोचिंग होती है, ठीक है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the causes of extinction? extinction मतलब गायब हो रहे हैं। what are the causes of extinction of natural vegetation, of natural vegetation and वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस? ये चीज़ें गायब क्यों हो रही हैं? एक्सटिंक्शन मतलब ये चीज़ें गायब क्यों हो रही हैं? सो एक्सटिंक्शन तो कॉजेस क्या हैं? सो इसके रीजंस हैं पेज नंबर 19 पे, पेज नंबर 19 पे थर्ड लास्ट लाइन, पेज नंबर 19 पे थर्ड लास्ट लाइन, पेज 19 थर्ड लास्ट लाइन। थर्ड लास्ट लाइन से क्या लिखेंगे? डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, constructional activities, forest fires, tsunami, landslides are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. So ये सारी चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं? फिर से डिफॉरेस्टेशन, पेज नंबर 19 पे थर्ड लास्ट लाइन है, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग लग जाती है, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स तक। तो ये सारे कॉजेज हैं, लास्ट में लैंडस्लाइड्स। तो ये सारे कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स धरती से गायब हो रहे हैं, ठीक है। सो अभी इन्हें कंजर्व कैसे किया जाए? गायब हो रहे हैं, अब वो तो पढ़ लिया, अब इन्हें बचाया कैसे जाए, ठीक है। सो किस तरह से आप इसे बचा सकते हो? सो आप पेज नंबर 21 पे पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, पेज 21 पे नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion. So इन्हें बचाने के लिए क्या क्या किया गया है, ठीक है। So what are the steps taken to conserve natural vegetation एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? सो पेज नंबर 21 पे फर्स्ट लाइन, नेचुरल पार्क्स बनाए गए हैं। नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? एक ऐसी एरिया, नेचुरल एरिया होती है जिसमें आप वो फ्रीली घूम सकते हैं, ठीक है। वो जो प्लांट्स, एनिमल्स एकदम फ्रीली मूव कर सकते हैं, नेशनल पार्क्स हैं। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सिर्फ एनिमल्स के लिए होती है, सेंचुरीज मतलब वो जगह जहाँ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रखे। फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स, पर यहाँ पे रिजर्व्स मतलब सिर्फ इनके लिए एक स्पेशली बनाई जाती है जगह जहाँ पे सिर्फ यही लोग, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स ही पाए जाते हैं। सो क्या क्या किया गया है? पेज नंबर 21 पे फर्स्ट लाइन, ठीक है, पेज नंबर 21 पे फर्स्ट लाइन, ठीक है। सो पहली लाइन है, क्या क्या किया गया है इनके लिए? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो सबसे पहले क्या क्या बनाए गए हैं? नेचुरल पार्क्स, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कहाँ तक?
वाइल्ड लाइफ तक, ठीक है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर इज नॉट डिस्टर्ब। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स हैव आइदर बिकम अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, अगर इन्वायरमेंट में बैलेंस कब बना रहेगा, अगर हम स्पीशीज को अड़े नहीं, अगर आप पेड़ को, पौधों को और अगर आप एनिमल्स को अड़ो नहीं, तो हमारा जो संतुलन है, बैलेंस है नेचर का, वो बना रहेगा। हमने थ्रू आउट द वर्ल्ड हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ की हैं जिससे उन लोगों के रहने के भी वांदे हो गए, मतलब हमने उनसे रहने की जगह छीन ली है और हम इतनी बुरी तरह से जानवरों को और बर्ड्स को मारते जा रहे हैं कि अभी वो ख़त्म होने की कगार पे हैं। सो हम और क्या कर सकते हैं? सो अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट को बचाने, वन महोत्सव शुड बी इंकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल, ठीक है। सो एक और चीज़ आप कर सकते हो, ये पहली पॉइंट लिखी ना, फिर दूसरी पॉइंट थर्ड पैराग्राफ से लिखो, इसी में ही लिखेंगे, इसी आंसर में। सो पेज 21 पे थर्ड पैराग्राफ से अवेयरनेस प्रोग्राम्स like social forestry and one mahotsav should be encouraged at the regional and community level. School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of varied species. ये पूरा ही लिख दो, मतलब जो स्कूल चिल्ड्रन है, कम्युनिटी लेवल के बाद ये सारा स्कूल, ये पूरा पैराग्राफ ही लिख दो कि स्कूल चिल्ड्रन को भी लेके जाना चाहिए, मतलब वो चिड़ियाघर वगैरह दिखाने लेके जाना चाहिए, कैंप्स में लेके जाना चाहिए, जैसे उनको पता लगे कि अलग अलग स्पीशीज़ कितने सुंदर हैं, क्यों होने चाहिए। सो स्पीशीज़ तक लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स इन इंडिया, किलिंग एंड पीकॉक इज इलीगल, ठीक है। सो एस्टैब्लिश अ लिस्ट सेवरल स्पीशीज, अच्छा लॉ पास कर देना चाहिए, नियम बनाना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट वही है, कंट्रीज हैव पास्ड अगेंस्ट द ट्रेड, मैनी कंट्रीज हैव पास्ड, एनिमल्स तक लिखना है, लॉस अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स तक, ठीक है, एनिमल्स तक, ठीक है। सो एनिमल्स तक ये लिखना है। सो आप क्या क्या कर सकते हो, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू कंजर्व नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इन्हें बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, ये सारे स्टेप। पहला स्टेप क्या कर सकते हो, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हो, ये नेशनल पार्क्स है, नेचुरल पार्क्स नहीं, नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हो, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, थर्ड पैराग्राफ में अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। रीजन मतलब जहाँ रहते हो, कम्युनिटी मतलब ग्रुप में, इन सब प्रोग्राम्स को प्रमोट करना चाहिए। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप्स सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट, मतलब स्कूल चिल्ड्रन को लेके जाना चाहिए कैंपिंग वगैरह के लिए, कि बचपन से ही उनको इनके लिए करुणा आए, दया आए प्लांट्स के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है, मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, मतलब एनिमल्स और बर्ड्स को ना मारे उसके लिए नियम भी है, इलीगल है। अगर कोई एलिफेंट को मार रहा है, टाइगर को, लायन को, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, उस पर कानूनन मुकदमा चलेगा, ठीक है। सो ऐसे ऐसे लॉज पास हुए हैं। फिर लास्ट में एन इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स, CITES, इसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा। सो इसने हैज़ बीन एस्टैब्लिश द लिस्ट सेवरल स्पीशीज एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड, मतलब ये इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स एक संस्था है
इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स, CITES, साइट्स एक संस्था है. द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड fauna and flora is an international between governments. It aims to ensure that interspersement of wildlife and plants doesn't threaten their मतलब एक संस्था है, इसने एक लिस्ट दी है कि आप इन एनिमल्स की ट्रेडिंग या किलिंग नहीं कर सकते हो. इन एनिमल्स को ना आप मार सकते हो ना आप बेच सकते हो. सो उन्होंने एक लिस्ट जारी की है, मतलब उन्होंने सब देशों को एक लिस्ट भेजी है. इसमें 5000 एनिमल्स की जातियों को आप नहीं मार सकते, स्पीशीज़ को, और 28,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स को नहीं मार सकते हो. इस लिस्ट में बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्किड्स, एलोस, इन सब प्लांट्स एनिमल्स को आप मतलब इनकी खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हो. ठीक है. सो साइट्स क्या है? साइट्स एक इंटरनेशनल संस्था है, एक जो कि कंट्रीज़ पे रूल करती है, मतलब जो कि कंट्रीज़ के लिए कायदे बनाती है. तो उसने एक कायदा बनाया है कि आप इन प्लांट्स को, इन एनिमल्स को आप आप इनको मार नहीं सकते हो या आप इनको काट नहीं सकते हो. ठीक है. सो साइट्स है, साइट्स एक ऐसी संस्था है, CITES. तो साइट्स ने मतलब गवर्नमेंट्स को ये बताया है. बच्चों अभी ये हमने अभी भी साइट्स का नाम पढ़ा. भाई साइट्स क्या है? तो साइट्स एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि भाई एनिमल्स और बर्ड्स की जो ट्रेडिंग है उसको रोकने के लिए बनाई गई है. ट्रेड प्रोहिबिट करना मतलब रोकना. सो इसलिए हम सब की एथिकल ड्यूटी है कि भाई हम ये सब ना करें. ठीक है. प्रोहिबिट करें, भाई जो इलीगल ना करें, इस तरह से इनकी खरीद फरोख्त ना करें. सो हम साइट्स पे क्वेश्चन लिखते हैं कि व्हाट इज साइट्स एंड व्हाट इज इट एम. व्हाट इज साइट्स, राइट इट्स एम. साइट्स क्या है और उसकी एम क्या है? सो आंसर पेज नंबर 21 पे डू यू नो में साइट्स फिर इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है ब्रैकेट में. पेज नंबर 21 डू यू नो का पैराग्राफ है ना, उसमें 21 में नीचे डू यू नो का पैराग्राफ साइट्स. सो साइट्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड fauna and flora is an international agreement between governments. It aims to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. मतलब ये एक संस्था है जिसने गवर्नमेंट्स के बीच में एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि भाई इंटरनेशनल ट्रेडिंग नहीं होगी, कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट्स की इंटरनेशनल ट्रेडिंग नहीं होगी. सर्वाइवल तक इसका आंसर है. ठीक है. सो इस तरह से हमने ये चैप्टर पूरा किया. बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर था. इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. इससे पहले मैं आपको ये लेक्चर आप मतलब ये जो चैप्टर है, अब थोड़ी सी चीज़ें वो देख लो जो हम इस चैप्टर में जो हमने थोड़ी सी मिस की. जैसे कि पेज नंबर 2 पे ये रेड वाला पैराग्राफ देखो. ठीक है. ये चीज़ें कभी कभी ऐसे MCQ वगैरह में आ जाती हैं तो आपको पता होनी चाहिए. सो खाली आपको पता होनी चाहिए, आपको लिखना नहीं है. देखो यहाँ पे जो चैप्टर 2 में ये डू यू नो है, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया. मतलब जो हमारे देश की पूरी दुनिया की 90% आबादी है, खाली पूरी धरती का 30% एरिया में ही रहती है. द रिमेनिंग 70% लैंड, धरती का 70% लैंड क्या है? इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेटेड. 30% लैंड और 70% जमीन पे तो कोई रहता ही नहीं है. ठीक है. सो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. इसके बाद पेज नंबर 12 पे आ जाओ. पेज नंबर 12 पे. ठीक है.
हमने लैंडस्लाइड की बात की थी पेज नंबर 12 पे। लैंडस्लाइड आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सो लैंडस्लाइड क्या है? आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स डेब्रीज अर्थ डाउन अ स्लोप। ठीक है, दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजंक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लड एंड वॉल्केनोज। लैंडस्लाइड मैंने आपको बोला धरती फटना, तो इसको कैसे सिंपली डिफाइन किया जाता है? जब रॉक्स डेब्रीज अर्थ मतलब सब एक साथ, मतलब रॉक्स डेब्रीज और अर्थ एकदम जैसे साथ में खिसकने लगते हैं। ठीक है, धरती खिसकना बोलते हैं ना। सो सारे रॉक्स डेब्रीज क्या? छोटे छोटे रॉक्स। ठीक है, रॉक्स डेब्रीज अर्थ खिसकने लग जाती है। ये सब कब होता है? लैंडस्लाइड कब होता है? जब अर्थक्वेक आता है, फ्लड आते हैं या वॉल्केनोस फटते हैं, तो तब यह लैंडस्लाइड भी होता है। तो लैंडस्लाइड हम बोलते हैं धरती खिसक गई, ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये एक नेचुरल डिजास्टर है। लैंडस्लाइड भी क्या है? एक सबसे बड़ा नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, सो यहाँ पे एक विलेज का नाम दिया गया है पंगी विलेज। ठीक है, ये पंगी विलेज नाम दिया गया है इसी में। पंगी विलेज में भी ये हादसा हुआ था, हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, सो मतलब यहाँ मैंने शायद ये डिस्कस भी किया था। इसके बाद नेक्स्ट वाला पैराग्राफ 13 पैराग्राफ पे आ जाओ। 13th पे, सॉरी 13th पेज पे, पैराग्राफ नहीं 13 पेज पे। 13 पेज पे साइड में वेदरिंग की डेफिनेशन है। वेदरिंग, सो व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। सो वेदरिंग क्या है? वेदरिंग है ब्रेक डाउन, मतलब रॉक्स जब ब्रेक हो जाते हैं, क्यों ब्रेक होते हैं? टेम्परेचर, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जब ब्रेक हो जाते हैं उसे हम कहते हैं वेदरिंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट डू यू नो, नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल के बारे में है नेक्स्ट पॉइंट। सो सॉइल क्या है? इट टेक्स 100 of years टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए 100 साल लग जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अच्छा इंडिया में सॉइल के टाइप्स, ये आप 10th स्टैंडर्ड 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। सॉइल के टाइप्स पेज नंबर 14 पे एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, सॉइल टाइप्स की एक्टिविटी दी गई है। सो इन इंडिया सॉइल्स कुड बी एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, डेजर्टिक, माउंटेन। इंडिया में 6 तरह की सॉइल्स हैं। कौन कौन सी? एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, डेजर्टिक और माउंटेन। 6 तरह की टाइप्स हैं इंडिया में सॉइल की। ठीक है, इसके बाद पेज नंबर 15 पे, पेज नंबर 15 पे ये साइड में दोनों डू यू नो है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, कभी एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाए तो पता होना चाहिए आपको। सो पेज 15 में डू यू नो है। In 1975 the consumption of water for human use was 3850 cubic kilometer per year। 1975 में लोग पानी कितना यूज करते थे? 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। एक साल में इतना क्यूबिक किलोमीटर पानी यूज होता था। पर 2000 में 25 सालों में ये पानी अब लोग कितना यूज करने लगे हैं? 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर, 6000। ठीक है, सो इसके बाद नीचे डू यू नो है उसका, अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। आपका जो नल, जो बहता नल, ड्रिपिंग टैप नहीं, बूंद बूंद पानी गिरता है, नल बिगड़ जाते हैं, बनवाते ही नहीं। सो बूंद बूंद पानी से एक साल में 12000 लीटर वाटर वेस्ट होता है। ठीक है, सो ज़रूर से अपने घरों के नल टाइट बंद करा करो। अच्छा, और इसमें यूज़ और वाटर है। यहाँ पे एक आदमी को दिन में कितना पानी चाहिए? ठीक है, पेज नंबर 16 पे यूज़, ड्रिंकिंग, पीने के लिए एक आदमी को 3 लीटर चाहिए, कुकिंग के लिए 4 लीटर, नहाने के लिए 20 लीटर। ठीक है, फिर फ्लशिंग के लिए, मतलब वॉशरूम करने के बाद फ्लश करने के लिए 40 लीटर, क्लोथ्स धोने के लिए 40 लीटर, बर्तन धोने के लिए 20 लीटर और गार्डन में डालने के लिए 23 लीटर। सो इस तरह से एक आदमी 150 लीटर वाटर यूज करता है एक दिन में। सो अगर क्वेश्चन आए कि भाई एवरेज अर्बन इंडियन, एक आम आदमी, एक आम शहर में रहने वाला आदमी कितना पानी यूज कर लेता है दिन में, तो 150 लीटर, मतलब हम आप 150 लीटर पानी यूज करते हैं।
इसके बाद नीचे वाला डू यू नो है कि अमरेली सिटी सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र एक कच्छ साइड आई जगह, सो सौराष्ट्र में अमरेली सिटी है, अमरेली वो जगह फेमस है। अमरेली सिटी में पॉपुलेशन है 1.25 लाख, 1.25 लाख। वो जगह फेमस है पानी खरीदने के लिए, वहाँ पानी की इतनी ज़्यादा कमी है, वो बाजू की तालुका से पानी खरीद के अपने लोगों को पहुँचाती है। मतलब अमरेली में पानी ही नहीं है, ठीक है, खरीदना पड़ता है वहाँ पानी, मतलब पानी की इतनी प्रॉब्लम है। इसके बाद पेज नंबर 17 पे ये रेड पैराग्राफ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। ये सारी चीज़ें आपको एमसीक्यूज वगैरह में आ सकती हैं, ठीक है। पेज नंबर 17 पे ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफटॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब पानी को इकट्ठा करना। सो पानी को आप कैसे इकट्ठा कर सकते हो? पानी को इकट्ठा करने का एक तरीका होता है कि भाई जो छत होती है, पानी पे छत होती है, सो उनसे पानी इस तरह से नीचे गिरता है और सीधा इकट्ठा होता है एक जगह, और इकट्ठा करके हम यूज़ करते हैं। सो एक अगर एवरेज की बात करो, अगर 2 घंटे भी बरसात पड़ गई और अपने 2 घंटे पानी इकट्ठा किया, हार्वेस्ट करना मतलब इकट्ठा करना, आप 8000 लीटर पानी सेव कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये वल्चर्स, हमारे पेज नंबर 18 पे ये वल्चर्स के बारे में एक डू यू नो है, वल्चर्स के बारे में, ठीक है। सो वल्चर्स का क्या है यहाँ पे, वल्चर्स कुछ टाइम पहले वल्चर्स है ना किडनी प्रॉब्लम से मरने लगे थे। क्यों? क्योंकि वो लोग लाइफ स्टॉक को खा रहे थे, उनको किडनी प्रॉब्लम हो रही थी, वल्चर को वो मर रहे थे। क्यों? क्योंकि जो वल्चर्स हैं उसमें वल्चर्स मर क्यों रहे थे? क्योंकि वो काऊ और बफेलो को खा रहे थे, ठीक है, काऊ बफेलो को खा रहे थे। सो काऊ बफेलो के उनके ना उनकी जो खाना है, डाइट है ना, उसमें उनको जो खिलाया जा रहा था उसमें आइबुप्रोफेन ऐसा नाम का केमिकल डाला जा रहा था। सो वो वल्चर्स को सूट नहीं हो रहा, तो वल्चर्स मर रहे थे। सो बोला गया कि भाई इसको बैन किया जाए, ठीक है। सो वल्चर्स मर रहे थे कुछ टाइम पहले। इसके बाद लास्ट में पेज नंबर 21 पे नेशनल पार्क की डेफिनेशन दी गई है और बायोस्फीयर रिजर्व्स की डेफिनेशन दी गई है। ये भी कभी कभी 1 मार्क में आ जाती है। सो नेशनल पार्क क्या है? नेचुरल एरिया डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम्स। मतलब नेशनल पार्क जहाँ पे फ्रीली एनिमल्स रह सकते हैं, उनकी जनरेशन्स रह सकती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है? सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर रिलेशनशिप बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। बायोस्फीयर रिजर्व्स में क्या होता है? एनिमल्स को एकदम संजो के प्यार से प्लांट्स को रखा जाता है और उन पे अलग अलग नई नई चीज़ें, टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं, जैसे उनका और ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट और एनिमल्स का मेल मतलब बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, ज़्यादा डेवलप्ड फॉर्म होता है, ठीक है। सो यहाँ मोस्टली हमने हमारा जो सारा चैप्टर है, चैप्टर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये 5 टॉपिक थे, हमने पूरा एक्सप्लेनेशन आज कंप्लीट किया। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डूइंग एक्सरसाइजेस एंड वी विल बी स्टार्टिंग समथिंग न्यू इन इंग्लिश। चलें, थैंक यू।